सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब सुर में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे जो वॉचमैन के लिए जो सीरीज चल रही थी, आज उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए मुझे भी बहुत काम है और फिर थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये जो सीरीज़ है उसको डेली के डेली अप टू डेट नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए आप सबको सॉरी चाहूँगा। और फिर जैसे भी है चलिए फिर शुरू करते हैं। और देखिए आज जो आपके सामने मैं जो प्रश्न रखने वाला हूँ वो बेसिकली आंध्र प्रदेश रीजन में जो आया था पिछले साल, है ना, वॉचमैन के लिए। इसका जब भी वैकेंसीज आई थी तब का ये क्वेश्चन पुट अप किया है मैंने। तो उम्मीद करता हूँ जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सराहना मिली थी, जितना आप लोगों ने सपोर्ट किया, आशा करता हूँ इस वीडियो को आप लोग काफ़ी पसंद करेंगे। तो फिर चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था। आपको यहाँ पे चार ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है क्या 1949 में, या फिर 1966 में, 1972 में, या फिर 1990 में। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 में। और देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पे मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो की खास बात यही है कि भले थोड़ा वीडियो लेट से ज़रूर आया, लेकिन आपको इसमें फुल डेडिकेटेड एक्सप्लेनेशन के साथ में सारा चीज़ मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो चलिए फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। 1966 का अवमूल्यन सरकार के सामने आए पहले बड़े वित्तीय संकट का परिणाम था। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रुपये के मूल्य पर महत्वपूर्ण गिरावट का दबाव था और भारत को घटते विदेशी भंडार का सामना करना पड़ा, जिससे अवमूल्यन की आवश्यकता हुई। आई होप आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आ रहा होगा। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन डिवोल्यूशन से रिलेटेड है कि रुपये का अवमूल्यन पिछली बार कब किया गया था। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन हो जाता है जुलाई 1991 में, जुलाई 1993 में, जुलाई 1997 में, या फिर 2001 में। तो फिर चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, जुलाई 1991 में। अब जुलाई 1991 में रुपये का अवमूल्यन क्यों हुआ था, इसका रीज़न हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इससे पहले जो डिवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले भी 1949 में, 1966 में और 1961 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। लेकिन 1991 में ही क्यों, देखिए 1991 की सबसे खास बात ये रही कि इसमें दो चरणों में जो अवमूल्यन था वो किया गया, 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। ओके, सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई इज सिचुएटेड, मतलब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको यहाँ पे बताना है, चार ऑप्शन है, क्या आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, या फिर कोलकाता में, या फिर चेन्नई में, या फिर मुंबई में। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर सही आंसर है दोस्तों मुंबई में। और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि आपको बताना है कि वर्तमान में जो आरबीआई के हेड कौन है। ओके, तो फिर चलिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ, थोड़े से इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ना जो पहले मुख्यालय था वो कोलकाता में स्थापित किया गया था, है ना, 1937 में है ना, किया गया था। लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ केंद्रीय कार्यालय क्या होता है। केंद्रीय कार्यालय वह जगह होता है जहाँ पर गवर्नर बैठता है और जहाँ पे अपनी नीतियाँ रणनीतियाँ वगैरह बनाता है। ओके, आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि फेमा किस वर्ष है ना, किस वर्ष लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि फेमा किस वर्ष लागू किया गया था। क्या फेमा 1999 में लागू किया गया था, 2000 में लागू किया था, 2002 में, या फिर 2003 में। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पे, है ना, 2000 को जो फेमा है वो लागू किया गया था। तो चलिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं फेमा का जो फुल फॉर्म होता है ना वो क्लियर कर देता हूँ। फेमा का फुल फॉर्म होता है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। देखिए देखिए ये सबसे पहले लागू किया गया था, मतलब ये लोगों के पहचान में आया था 1999 में। ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, या संक्षेप में फेमा को पहले पहले की विदेशी मुद्रा, है ना, पहली बार जब फेमा लोगों के सामने में आया था तो उसका नाम दूसरा था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेरा था, जिसको बाद में, है ना, प्रतिस्थापन के रूप में पेश किया गया, है ना। फेमा को 1 जून 2000 को एक अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा पांचवा नंबर का क्वेश्चन है
भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली कब शुरू की गई? ठीक है, आपको बताना है कि भारत में दशमलव सिक्का प्रणाली की जो व्यवस्था है वो कब से शुरू की गई थी, है ना? तो क्या 1947 में, 1950 में, है ना, 1950 में, या फिर 1957 में, या फिर 1960 में? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1957 में। ठीक है। 1 अप्रैल 1957 को, है ना, अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के 10 साल बाद 1 अप्रैल 1957 को भारतीय सिक्का दशमलव में चला गया। यद्यपि मौद्रिक मूल्य की इकाइयों के रूप में सिक्के 500 वर्षों या उससे भी अधिक समय से उपयोग में हैं, भारत का आधुनिक सिक्कों का इतिहास केवल 200 वर्ष पुराना है। देखिए दोस्तों, मैं कवर करने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड जितने भी और क्वेश्चन हो सकते हैं आने के चांसेस है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 6वां नंबर का क्वेश्चन है, ग्वानो या फिर आप गुनो पढ़ें, जो भी आप पढ़ें, है ना, ग्वानो एक अनूठा उर्वरक उत्पाद है। आपको बताना है कि ग्वानो जो है वो किससे मिलके बनता है। क्या यह, है ना, आटाकामा से मिलके बनता है, या फिर ग्रैंड बैंक से, या फिर पारागुआ से, या फिर पेरू के तटीय क्षेत्र और द्वीप से? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रैंड बैंक, है ना, ग्रैंड बैंक से मिलकर बनता है ना है ना, ग्वानो। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ग्वानो क्या है। ठीक है, तो गानो समुद्री पक्षियों के शरीर से निकलने वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है, जिसका उपयोग किसान पौधों को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए करते हैं। ओके, सो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला नंबर का 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हेरिंग तालाब कहा जाता है ना? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन है उनमें से हेरिंग तालाब किसे कहा जाता है। अटलांटिक ओशियन को, या फिर ब्लैक सी को, या फिर डेड सी को, या फिर पैसिफिक ओशियन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक ओशियन को। अब अटलांटिक ओशियन को ही हेरिंग तालाब क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न भी जान लेते हैं। इसका रीज़न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट यानी अटलांटिक महासागर में हेरिंग मछली, है ना, आप सभी को पता होगा हेरिंग मछली की एक प्रजाति होती है ना, एक हेरिंग भी एक प्रकार का मछली है, बहुतायत मात्रा में निवास करती, इसलिए इसे हेरिंग तालाब कहा जाता है। ओके, सो हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य का, है ना, यहाँ पे अमेरिका की बात की जा रही है ना, द यूनाइटेड स्टेट की, संयुक्त राज्य का सबसे बड़ा निर्यातक है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ना, आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में संयुक्त राज्य किसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है ना? तो क्या वह चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है, या फिर व्हीट का, गेहूं का, या फिर कॉर्न का, या फिर, है ना, बैरली का, है ना, बारली का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों व्हीट यानी गेहूं का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अब यहाँ पे जान, है ना, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों 9वां नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश मछली पकड़ता है? देखिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसा ही है क्वेश्चन, इसलिए ये सामने में ऐसा ही पुट आउट हुआ है। तो क्या यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड मछली पकड़ते, या फिर सोवियत यूनियन पकड़ते, या फिर जापान पकड़ते, या फिर पेरू पकड़ते? तो ऑब्वियस बात है, जिस कंट्री के पास खुद का समुद्र होगा वही कंट्री जो है सबसे ज़्यादा मछली पकड़ेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चांदी का प्रतिशत मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जर्मन चांदी में जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें सिल्वर का कितना प्रतिशत होता है? क्या 0% होता है, या फिर 10% होता है, या फिर 2.5% होता है, या फिर 4.5% होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0% होता है ना? तो जर्मन चांदी में 0% चांदी होती है ना? कभी कभी जर्मन चांदी अक्सर सल्टरिंग, है ना, सल्टरिंग चांदी के साथ भ्रमित होता है। जर्मन जर्मन चांदी के विपरीत सल्टरिंग चांदी एक मिश्र धातु है, जिसमें वजन से 92.5% चांदी और वजन से 7.5% अन्य धातुएं होती हैं, जो आमतौर पर तांबा होती हैं। ठीक है, 11वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक सक्रिय धातु कौन सा है? देखिए दिए गए जो 4 ऑप्शन है ना उन्हीं में से आपको बताना है कि सबसे सक्रिय धातु कौन है। बाकी आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा और कुछ टाइम बाद मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो फिर उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। दिए गए जो 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, या फिर निकिल हो गया, या फिर पीबी यानी कि लेड हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम, है ना, Al जो है सर्वाधिक सक्रिय धातु है। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में भी बता देता हूँ आपको। आवर्त सारणी में सबसे अधिक सक्रियशील तत्व फ्रांसियम है, लेकिन फ्रांसियम एक प्रयोगशाला निर्मित तत्व है और केवल मिनट मात्रा में ही बनाया गया है, इसलिए सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए
सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु सीज़ियम है। सीज़ियम पानी के साथ विस्फोटक के रूप में प्रतिक्रिया करता है, जबकि फ्रांसियम से अधिक तीव्रता से प्रतिक्रिया करने की उम्मीद की जाती है। हमारा 12वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लौह मिश्र है, यहाँ है ना फेरस एलॉय है। तो यहाँ पे आपको बताना है एनवर हो गया, या फिर सोल्डर हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, या फिर टाइप स्टील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइप स्टील। ठीक है, टाइप स्टील एक मिश्र धातु है। अब यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ पुटअप किए, तो वीडियो को पॉज कर लेना या फिर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसका ऑफिशियल जो पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे सारा चीज़ एक्सप्लेन करके मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि स्टील जो है वो क्यों है। देखिए अब आने वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए आज का क्वेश्चन है। आप लोग प्लीज़ इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अगर किसी को नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जो कमेंट करेंगे उनको दे ही दूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन दिए गए ऑप्शन में से कब हुआ था, है ना, कौन से सत्र में जो ओलंपिक है उसका आयोजन किया गया था पहली बार। ओके, अब यहाँ पे आज का 14 नंबर का और लास्ट नंबर का क्वेश्चन है कि प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाला है क्या 1896 में, या फिर 1904 में, या फिर 1912 में, या फिर 1924 में। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है बहुत सारे लोग हड़बड़ी में यहाँ पे 1896 को टिक कर दें, लेकिन इसका सही आंसर है 1924 को। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका है, देखिए पहला शीतकालीन ओलंपिक 25 जनवरी 1924 को फ्रेंच अल्प्स के सैमोनिक्स में शैली में पहला शीतकालीन ओलंपिक शुरू हुआ, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, स्की जंप और बोब्सले के साथ साथ कुल 6 खेलों से जुड़े 12 अन्य आयोजनों से दर्शक रोमांचित थे। तो आशा करता हूँ यार ये जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया मेहनत करके, जो भी जितना भी वक्त लगा मुझे बनाने में, थोड़ा लेट ज़रूर हूँ लेकिन कोशिश किया आपको जो भी कंटेंट दूँ फ्रेश दूँ और अच्छी कंटेंट दूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं ना वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अब से जो भी सीरीज़ लाऊं, है ना, उसमें भी और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको और जितने भी चीज़ें हैं वो आपको समझा सकूं। और कोशिश करूँगा कि मेरी तबीयत वगैरह जब भी अच्छी होती मैं आप लोग के लिए प्रॉपर और कंटिन्यू वे में वीडियो आपको दे सकूँ। तो फिर चलिए मिलते हैं और किसी नई वैकेंसी अपडेट के साथ। तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।